हेलो स्टूडेंट्स, आज से वेक्टर 3D वेक्टर जो है स्ट्रेट लाइन और प्लेन आपका कोई भी डाउट अब नहीं रहने वाला है। सब डाउट खत्म हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। ये मैंने जो क्लास स्टार्ट की है, पहले हम इसके फॉर्मूले सीखेंगे। इसके फॉर्मूले सीखने के बाद फिर एक एक कॉन्सेप्ट पे एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा, वो भी एक इजी ट्रिक से, जिससे आप क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हैं। और चाहे आप बोर्ड एग्जाम के लिए इन क्वेश्चन को देख रहे हो या एंट्रेंस एग्जाम कोई भी इंजीनियरिंग का हो या एनडीए का हो, तो आपके लिए ये वीडियो बेहद ही बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब आप क्वेश्चन को ऐसे तुरंत के तुरंत उड़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट हो, इसको देख सकते हैं। मैं दोनों लैंग्वेज में बताते जाऊंगा। तो 3D वेक्टर जो है इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब जो 3D वेक्टर है इसको समझने के लिए पहले आपने 2D वेक्टर का पढ़ा होना जरूरी है। थोड़ा बहुत आपको 2D वेक्टर आना चाहिए, वेक्टर क्या होता है वो सब आपको पता होगा। अब देखते हैं, सबसे पहले मैंने एक इधर वर्ड लिखा दिक् कोण, यानी इसको बोलेंगे डायरेक्शन एंगल। तो डायरेक्शन एंगल क्या होता है इसको समझते हैं, क्योंकि जो 3D वेक्टर है इसमें मेन चीज है कॉन्सेप्ट। अगर आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है वो दिखाई दे रहा है तो आप कोई भी क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। तो देखिए, दिक् कोण यानी डायरेक्शन एंगल क्या होता है। मैंने इधर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बनाए हैं। एक वेक्टर खींचा है ओपी वेक्टर, एक वेक्टर खींचा है ओपी वेक्टर। अब देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो डायरेक्शन एंगल क्या होता है, ये जो ओपी वेक्टर है, ये जो ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच के एंगल को मान लिया मैंने अल्फा। ओपी वेक्टर और वाई एक्सिस के बीच के एंगल को मान लिया मैंने क्या, बीटा। और ओपी वेक्टर और जेड एक्सिस के बीच के एंगल को मैंने मान लिया गामा। 3D डायग्राम है। तो इन्हीं अल्फा, बीटा और गामा एंगल को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। चीजें एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं, इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूं। तो क्लियर होगा आपको कि जो ओपी वेक्टर है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल, वाई एक्सिस के साथ एंगल और जेड एक्सिस के साथ एंगल को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। अब डायरेक्शन एंगल आपको समझ आ चुका है। अब देखते हैं किसको, डायरेक्शन कोसाइन को, यानी दिक् कोज्या को, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है उसको समझते हैं। अब जैसे देखो, इधर से मैंने ये इतना पार्ट को बाहर निकाल लिया। ये ओ पी वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस है, या पूरा बना दिया, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब देखिए, इधर मैंने एक वेक्टर मान लिया, ए वेक्टर मान लिया, इसका मैग्नीट्यूड मान लिया कितना, ए। ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, परिमाण। ओ ए वेक्टर का परिमाण कितना है, ए। अगर ये ए है तो ये डिस्टेंस ए होगी। ऐसे बी है, उस पर मैंने डिस्टेंस मान ली, ओ बी का परिमाण मान लिया मैंने बी, और ओ सी का परिमाण मान लिया कितना, सी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ओपी, इसके परिमाण को मैंने मान लिया आर, ओपी का परिमाण कितना होगा आप ये बताइए सबसे पहले मुझे कि ओपी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ओपी का मैग्नीट्यूड यानी दो पॉइंट की डिस्टेंस, ये जो मूल बिंदु है और ये ए बी सी है, इनकी डिस्टेंस कितनी आएगी, √a² + b² + c², दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये हो जाएगा ओपी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ओपी का ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी। अब अगर मैं इधर से, ये एंगल अल्फा है, इधर से अगर मैं कॉस लेता हूं तो कॉस अल्फा कितना होगा, कॉस अल्फा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार कितना है, ए, और कर्ण कितना है, आर। आर का मतलब कितना है, √a² + b² + c²। तो दिक् कोज्या क्या होती है, दिक् कोज्या क्या होती है, जो दिक् कोण है, जो दिक् कोण है उसके कोसाइन को, उसके कॉस को, उसकी कोज्या को दिक् कोज्या कहते हैं। तो जो दिक् कोण के कोसाइन को, तो ये दिक् कोण था अल्फा, उसके कोसाइन को क्या बोलते हैं, दिक् कोज्या। इसको एलिमेंट से व्यक्त करते हैं, एक्स एक्सिस पे एल, वाई एक्सिस पे एम और जेड एक्सिस पे एन। तो ये हो गया कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ऐसे सिमिलर अब इसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ये 3D डायग्राम है। तो जैसे कॉस अल्फा में आया a/, तो इसमें आएगा b/, और इसमें आएगा c/। इतना आप बिल्कुल 100% समझ चुके होंगे। अब देखें, अब इसका आपको जैसे यूज कैसे करना है, जैसे मैं एक वेक्टर लिख दूं, यही लिख दिया मैंने 2i + 3j + 7k। अब इसमें मैं पूछूं कि बताइए डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे,
जैसे ये जो लिखा है ना, ये किसके लिए लिखा है, AI प्लस BJ प्लस CK, क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइन किसके हैं, OP वेक्टर। ये जो डायरेक्शन कोसाइन लिखे हैं किस वेक्टर के लिखे, OP वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन है। तो इस वेक्टर के हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, तो A अपॉन उसका रिजल्टेंट परिमाण, तो A अपॉन रिजल्टेंट कॉस बीटा, B अपॉन रिजल्टेंट कॉस गामा, C अपॉन रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड कह सकते हैं जिसको, तो ये होते हैं। तो इस वेक्टर का कितना हो जाएगा, 2 बटे इधर √2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं कि दिक् कोण क्या होता है और दिक् कोज्या क्या होती है। अब वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं कह रहा हूँ उसको सुन लीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड क्यों लगाया है, क्योंकि इधर से ही आपकी कंफ्यूजन खत्म होगी। दिक् अनुपात क्या होता है, क्वेश्चन में तो दिख जाता है लेकिन होता क्या है, अगर आपको ये दिख गया ना तो फिर डाउट ही नहीं रहेगा। तो दिक् अनुपात क्या होता है, तो देखें जो डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन को क्या लिखते हैं, LMN। डायरेक्शन कोसाइन के जो समानुपाती होता है उसको क्या कहते हैं, दिक् अनुपात कहते हैं। वो वैल्यू जो डायरेक्शन कोसाइन के समानुपाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको दिक् अनुपात कहते हैं। जैसे यही लिखा है AI प्लस BJ प्लस CK, इसमें जो A, B और C है ये क्या है, दिक् अनुपात। इसमें जो A, B, C है वो क्या होगा, वो होगा दिक् अनुपात होगा ABC। और इसमें दिक् कोज्या क्या होगी, वो क्या होगी, A अपॉन √A² प्लस B² प्लस C², ऐसे B अपॉन ऐसे C अपॉन। तो दिक् अनुपात क्या होता है, दिक् अनुपात होता है जो दिक् कोज्या है उसके समानुपाती वैल्यू को क्या बोलते हैं, दिक् अनुपात। इतना क्लियर है। अब देखते हैं स्ट्रेट लाइन को। तो देखिए सरल रेखा के समीकरण, पहला मैंने लिखा है पॉइंट पैरेलल फॉर्म, वेक्टर ए से जाने वाले तथा वेक्टर बी के समांतर सरल रेखा का समीकरण। सबसे पहले इसको इमेजिन करते हैं, क्योंकि इमेजिन करेंगे ना तो बस कोई डाउट नहीं रहता है। वेक्टर ए से जाने वाले, तो एक वेक्टर एक सदिश है वो है ए, तो ए से जाने वाले तथा वेक्टर बी के पैरेलल, वेक्टर बी के पैरेलल एक वेक्टर बी है। ये क्या है, ये पूरा है, ये वेक्टर बी है। वेक्टर ए एक पॉइंट है तो उस पॉइंट से जाने वाली रेखा, और वेक्टर बी एक वेक्टर बी पूरी लाइन है, उस लाइन के समांतर, उस लाइन के समांतर ये जो लाइन है इस लाइन की हमें क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो आप कैसे शो करते हैं कि दो वेक्टर वो पैरेलल होंगे। तो जैसे ये वेक्टर मैं वेक्टर ए मान लूँ, इस पूरे को वेक्टर अब बी मान लूँ, तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो आप कैसे शो करेंगे कि वो पैरेलल हैं, आप यही कहेंगे ना वेक्टर ए इक्वल लैम्डा बी वेक्टर। इतना तो आपने वेक्टर के पहले चैप्टर में सीखा है, नहीं सीखा है तो याद रखिए वेक्टर ए इक्वल लैम्डा बी वेक्टर कैसे होता है मैं अभी बता दूंगा। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, तो ए डॉट बी इक्वल 0, ए डॉट बी इक्वल 0 जब परपेंडिकुलर है, और जब पैरेलल है तो ए इक्वल लैम्डा बी। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। देखें ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, समांतर हैं, वो तो क्वेश्चन में ही दे रखा है। अगर ये दोनों वेक्टर समांतर हैं, मैंने इधर ये पॉइंट ए माना, इधर एक पॉइंट मैंने मान लिया P और इसका वेक्टर मान लिया मैंने R। तो अच्छा ये बताइए अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि वेक्टर AP इक्वल लैम्डा CD वेक्टर। कोई डाउट, मैं लिख सकता हूं कि वेक्टर AP इक्वल लैम्डा CD वेक्टर। अब देखो AP वेक्टर कैसे निकालूंगा मैं, AP वेक्टर ऐसे ही तो निकालूंगा, P का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश, यानी मैं क्या लिखूंगा वेक्टर R माइनस A। कोई डाउट, AP को क्या लिखूंगा R माइनस A। अब लैम्डा CD वेक्टर पूरा वेक्टर ही इधर, मैंने इधर C और D पॉइंट नहीं माने हैं, C और D क्या है वेक्टर B के समांतर, वो पूरा वेक्टर है, तो CD कितना हो गया वेक्टर B। तो इधर से R इक्वल हमें कितना मिलेगा, R इक्वल हमें मिलेगा वेक्टर A प्लस लैम्डा B वेक्टर। R इक्वल हमें कितना मिल जाएगा वेक्टर A प्लस लैम्डा B वेक्टर। समझ चुके होंगे। अब देखें ये तो हो गई वेक्टर इक्वेशन, इसको क्या बोलेंगे वेक्टर इक्वेशन, ये वेक्टर इक्वेशन हो गई है। अब हमें साथ में क्या निकालनी पड़ती है, कार्टेशियन
कार्टेशियन फॉर्म हम कैसे निकालेंगे, कार्तीय समीकरण जिसको बोलते हैं, तो कार्टेशियन फॉर्म फाइंड करने के लिए वो भी आप देख लीजिए, आपको कोई भी चीज़ रट्टा नहीं माननी है। तो देखो ये जो वेक्टर आर है ना, यहाँ से आ जाए, ये जो वेक्टर आर है वो xi yj और zk माइनस a, इसको मैंने लिख लिया a1i प्लस a2j प्लस a3k इक्वल लैम्डा बी वेक्टर, तो b जो है वो b1i b2j और b3k। अब देखिए इधर से अगर मैं ij के कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x माइनस a1 i कैप, j कैप कॉमन लिया तो y माइनस a2 k कैप कॉमन लिया तो z माइनस a3 इक्वल कितना मिलेगा, लैम्डा b1i प्लस b2j प्लस b3k ऐसे मिल जाएगा। अब देखो मैं ij के जो है उसकी कंपेयर करवाता हूँ, ij के कोफिशिएंट की कंपेयर करवाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा x माइनस a1, मुझे क्या मिला x माइनस a1, इधर से मुझे कितना मिला लैम्डा b1, x माइनस a1 इक्वल लैम्डा b1। ऐसे मुझे आगे क्या मिलेगा, आगे मुझे मिलेगा y माइनस a2 इक्वल लैम्डा b2, z माइनस a3 इक्वल लैम्डा b3। अगर मैं तीनों जगह से लैम्डा का वैल्यू पता करूं तो मुझे कितना मिलेगा, तो इधर वैल्यू हो जाएगा x माइनस a1 अपॉन v1, y माइनस a2 अपॉन v2 और z माइनस a3 अपॉन b3। तो ये जो है ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म है। ये कार्टेशियन फॉर्म में आप समझ चुके होंगे कि ये कार्टेशियन फॉर्म कैसे मैंने फाइंड की है। अगर आप इसको देख लेते हैं तो बिल्कुल 100% आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं, ए से जाने वाले और बी के समांतर एक पॉइंट होगा जिससे जा रहा होगा कोई वेक्टर, ए से जाने वाले एक लाइन वेक्टर ए से होती हुई जा रही है और वेक्टर बी के पैरेलल है। तो हमने किस लाइन की इक्वेशन पता कर रहे हैं, इस लाइन की इक्वेशन पता कर रहे हैं। वेक्टर फॉर्म क्या होती है, आर इक्वल ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर कैसे होती है आप समझ चुके हैं। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, एक्स माइनस ए वन अपॉन वी वन, वाई माइनस ए टू अपॉन वी टू, जेड माइनस ए थ्री अपॉन बी थ्री। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो 2 पॉइंट फॉर्म, अब 2 पॉइंट फॉर्म को समझें। एक पॉइंट हो गया इधर ए और एक पॉइंट हो गया बी, ए बी एक लाइन इन दो पॉइंट से होके जा रही है। इस पॉइंट पे मैंने वेक्टर मान लिया ए, इस पॉइंट का वेक्टर मैंने मान लिया बी। अब देखो इधर क्या हो रहा है, इधर एक पॉइंट मैंने थर्ड पॉइंट मान लिया पी जिसका वेक्टर मान लिया मैंने आर। अच्छा ये बताइए ये जो AP है, ये जो AP लाइन है क्या वो AB लाइन के पैरेलल है? एक लाइन ये तो पैरेलल है ही है, साथ में ये लाइन है ना, इसके दो पार्ट कर दिए तो ये इसके पैरेलल है, उसी लाइन का पार्ट है तो पैरेलल तो होगा ही होगा। तो जो AP है वो किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। अगर इसके पैरेलल है तो मैं कह सकता हूं कि AP वेक्टर कितना होगा, लैम्डा AB वेक्टर के बराबर होगा। कोई डाउट, क्लियर है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब AP को मैं कैसे फाइंड करूंगा, OP माइनस OA यानी R माइनस A। AB कितना होगा, P का स्थिर सदिश माइनस A का स्थिर सदिश। AB कितना होगा, AB होगा B माइनस A। तो इधर से वेक्टर R कितना आ जाएगा, वेक्टर A प्लस लैम्डा B माइनस A वेक्टर। तो ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म, ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म कैसे पता करेंगे, सेम R को मैंने क्या लिखा था, x i y j z k कैप, a a1i a2j a3k। तो क्या हो रहा था, x माइनस a1 y माइनस a2 z माइनस a3, याद है। तो ऐसे कितना हो जाएगा, x माइनस a1 y माइनस a2 z माइनस a3, x माइनस a1 y माइनस a2 z माइनस a3। इधर a ही है, इधर क्या हो रहा है, b माइनस है, b माइनस ए हो रहा है तो क्या होगा ऑर्डर में b1 माइनस a1 b2 माइनस a2। जैसे उधर मैंने किया था वैसे इधर आप करके देख सकते हैं, खुद से करके देख लीजिए। तो ये तो हो गई है कार्टेशियन फॉर्म और ये जो है ये है वेक्टर फॉर्म। क्लियर है, ये वेक्टर फॉर्म वो कार्टेशियन फॉर्म आपको याद हो चुका होगा, 2 पॉइंट फॉर्म। अब देखते हैं वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। तो मैं पहले तो आपको ये बता दूं ये प्रक्षेप होता क्या है, आप कॉन्सेप्ट से समझ लीजिए, एक ही बार में सब डाउट खत्म हो जाएंगे। तो देखो मैंने ये वेक्टर लिया, एक वेक्टर लिया
ये पॉइंट O, इधर A, और इसका वेक्टर ले लिया मैंने वेक्टर A। OA कितना हो गया वेक्टर A। ऐसे इधर एक पॉइंट लिया मैंने B, और इस वेक्टर को क्या लिया वेक्टर B। तो OA है A वेक्टर और जो OB है वो है B वेक्टर। अब प्रक्षेप होता क्या है इसको देखें। तो जैसे अगर मैं इधर पे टॉर्च लगाता हूँ, अगर यहाँ पे टॉर्च लगाता हूँ तो ये जो OA है इसकी छाया बनेगी, इसकी छाया कहाँ बनेगी इधर। जो परपेंडिकुलर इसकी छाया बनेगी, इसी छाया को क्या बोलते हैं A का, क्योंकि छाया किसकी है OA की। तो OA की छाया कहाँ बन रही है यहाँ बन रही है, तो A की छाया B पर बन रही है। जो वेक्टर A है उसकी छाया किस पे बन रही है वेक्टर B पे बन रही है। तो वेक्टर A की छाया किस पे वेक्टर B पर, तो उसको क्या पढ़ते हैं वेक्टर A का वेक्टर B पर प्रक्षेप पे। जो प्रक्षेप होता है लिख लीजिए A की छाया B पर होती है। अब देखो इसको फाइंड कैसे करेंगे। मैंने इधर का एंगल ले लिया अल्फा, तो अगर एंगल अल्फा ले लिया, ये OA वेक्टर इतना है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A। तो अगर मैं इधर से कॉस अल्फा लेता हूँ तो कॉस अल्फा को मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये एक वेक्टर था, ये मतलब B वेक्टर था। अब उधर से जहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है ना वो मानना पड़ेगा। चाहे B इधर मान लो तो ये पूरा जो था यहाँ से लेके यहाँ इस पॉइंट तक वो क्या था वेक्टर B था। तो जो कॉस अल्फा है, तो कॉस अल्फा को मैं क्या लिखूंगा, कॉस अल्फा को लिखूंगा आधार बटे कर्ण, यानी OB जो डिस्टेंस मुझे पता करनी है। अब मैंने इधर OB को B लिख दिया था, अब OB ने इधर मतलब कोई पॉइंट हो गया, ये यहाँ से लेके इस तरफ वेक्टर्स पूरा वो वेक्टर है। तो कॉस अल्फा इक्वल मैं क्या लिखूंगा OB अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A। कॉस अल्फा कितना होगा OB अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A। तो इधर से OB का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो हमें प्रोजेक्शन पता करनी है, तो जो प्रोजेक्शन है उसको हम क्या पढ़ेंगे, ये जो डिस्टेंस है यही प्रोजेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू कॉस अल्फा इतना हो जाएगा। अब ये जो कॉस अल्फा लिखा है, ये कॉस अल्फा तो बताओ ये कॉस अल्फा किसके बीच का एंगल है, OC और OA के बीच का एंगल है, यानी वेक्टर B और वेक्टर A के बीच का एंगल है। वेक्टर A और वेक्टर B के बीच के एंगल को कैसे निकालते थे कॉस अल्फा, आपको याद होगा A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो ये तो खत्म हो गया, तो हमें क्या मिला वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B का परिमाण। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ वेक्टर A डॉट B कैप, वेक्टर A डॉट B कैप यानी वेक्टर B अपॉन मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ B। इतना क्लियर है, कोई डाउट। ये था प्रोजेक्शन। देखते हैं दो रेखाओं के बीच का कोण। तो लाइन तो आप समझ चुके होंगे कि लाइन क्या होती है, वेक्टर R इक्वल A1 प्लस लैम्डा B1 और वेक्टर R इक्वल वेक्टर A2 प्लस लैम्डा B2 वेक्टर। इन दोनों के बीच का हमें एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने में जो अभी अपन ने सीखा था कि A1, तो जो A1 पॉइंट था उससे तो होकर जा रहा था, किसके पैरेलल था, अब B1 के पैरेलल था। यानी जब ये इक्वेशन लिखी रहती है तो इसमें जो लैम्डा के साथ होता है वो क्या होता है डीआर्स, यानी डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात क्या है, दिक् अनुपात है B1 और B2। इन दोनों इक्वेशन में दिक् अनुपात क्या है B1 और B2। तो हमें क्या निकालना है, इन B1 और B2 इक्वेशन किसी भी पॉइंट से, इक्वेशन एक पॉइंट से थोड़ी ना होकर जा सकती है, उस पर तो अनंत पॉइंट होंगे। तो अपन को केवल मतलब किससे होता है, डीआर से, दिक् अनुपात से केवल मतलब होता है, डायरेक्शन रेशियो से। तो डायरेक्शन रेशियो क्या है B1 और B2, B1 और B2 एक लाइन लिखी है तो उनमें डायरेक्शन रेशियो जो लैम्डा के साथ है वो डायरेक्शन रेशियो है। तो दो वेक्टर के बीच का कोण जो है वो अपन ने कैसे निकालना सीखा था, cos थीटा इक्वल B1 डॉट B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 और मैग्नीट्यूड ऑफ B2। तो इधर से हम एंगल पता कर लेंगे, दो लाइन के बीच का एंगल, और जो एंगल होगा वो लाई करेगा कितना, 0 से पाई तक, 0 से पाई तक ये एंगल लाई करेगा। क्लियर है। मिनिमम वैल्यू ऑफ टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम कैसे पता कर सकते हैं, आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक लाइन मैंने ले ली AB, एक लाइन मैंने इधर ले ली CD लाइन।
ये जो ए बी लाइन है वो R इक्वल A1 प्लस लैम्डा B1 वेक्टर और ये R इक्वल A2 प्लस लैम्डा B2 वेक्टर। अब इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। तो अच्छा ये बताइए न्यूनतम दूरी क्या ये होगी कि क्या ये होगी न्यूनतम दूरी? तो ये तो होगी नहीं। न्यूनतम दूरी क्या होगी? न्यूनतम दूरी जहां से लाइन दोनों लाइन पे कैसे होगा? परपेंडिकुलर होगा। न्यूनतम दूरी कहाँ पे होगी? जहां पे परपेंडिकुलर होगा। इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा और इस लाइन के भी वो परपेंडिकुलर होगा। ये जो डिस्टेंस है ये ए बी लाइन और सी डी लाइन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, वहां पे न्यूनतम दूरी होगी। ये जो है 3D डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा समझने की चीजें हैं इधर। अच्छा, सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज इधर आई है। एक वेक्टर जो दो वेक्टर पे लंबवत है। ये जो वेक्टर है, ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो इसको आप कैसे पता करेंगे? तो सुन लीजिए, बहुत जरूरी है ये। अगर एक वेक्टर दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है। जैसे आपको पता है ना आई जे के, कोई भी दीवार का किनारा, तीनों अक्ष आई जे के एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो आई क्रॉस जे कितना होता है? आई क्रॉस जे किसके इक्वल होता है? के इक्वल। यानी ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर किसके इक्वल होगा? ये वेक्टर इक्वल होगा किसके? ये जो डी आर्स दिखाई दे रहे हैं दिक् अनुपात B1 क्रॉस B2 के। यानी एक वेक्टर जो दो वेक्टर के लंबवत है तो उन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। अब हमें इसकी तो डिस्टेंस पता करनी है, तो हमें केवल इसका dr पता चला, इसका दिक् अनुपात पता चल गया, हमें क्या पता करनी है? डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस है ना, इधर A1 से होकर जा रहा है, इधर A2 से होकर जा रहा है। तो A1 से होकर जा रहा है और A2 से होकर जा रहा है, ये तो अपन ने केवल dr पता कर लिया। तो ये जो है ये क्या है? AC का 3D डायग्राम है, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। AC का प्रक्षेप है इस लाइन पे, AC का प्रक्षेप है इस लाइन पे। यानी इसको मैं अगर नाम दे दूं PQ, तो AC का PQ पर जो प्रक्षेप होगा, AC का PQ पर प्रक्षेप, तो AC का PQ पर प्रक्षेप अभी मैंने सिखाया प्रक्षेप को कैसे निकालते हैं। AC यानी कितना होगा? A2 माइनस A1, और जिस पर प्रक्षेप है उसका कैप होगा, यानी कितना होगा? B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये हो गया, ये क्या हो गया? इस PQ की लेंथ हो गई। तो मैं इधर आपको लिख के दिखा दूं, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इधर बनेंगे। तो जो मिनिमम लेंथ होगी दो रेखाओं के बीच की दूरी होगी, वो क्या होगी? A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। कैसे निकल के आई है वो आप समझ चुके हैं। ये डिस्टेंस है, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। क्लियर है? कोई डाउट है? समझ चुके हैं। इसको हम क्या पढ़ेंगे? ये AC का प्रक्षेप है PQ पर, AC का प्रक्षेप है PQ पर। क्लियर है? अभी एक और क्वेश्चन साथ में देख लेते हैं। दो समांतर रेखाएं, ये तो दो कोई भी रेखाएं थी, अगर दो समांतर रेखाएं होंगी तो उनके बीच की दूरी कैसे पता करेंगे? दो समांतर रेखाएं हैं, ये वेक्टर A1 प्लस लैम्डा B वेक्टर और वेक्टर A2 प्लस लैम्डा B वेक्टर, ये दो समांतर हैं। अब इनके बीच की हमें डिस्टेंस हमें निकालनी है, न्यूनतम दूरी। तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? डिस्टेंस है तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी होगी A2 माइनस A1। अब इधर B1 B2 तो है नहीं, सेम ही है, तो इधर केवल कितना आएगा? A2 माइनस A1 क्रॉस B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। यानी सेम A2 माइनस A1 का, यानी इधर एक वेक्टर है उसका प्रक्षेप निकाला गया, किस पे? B पर निकाला गया। तो ये होगी डिस्टेंस, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी A2 माइनस A1 क्रॉस B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। और ये जो डिस्टेंस है ये दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। इसमें कोई भी दो रेखाएं हो सकती हैं और इसमें केवल पैरेलल लाइन होंगी, दो पैरेलल लाइन। क्लियर है?